हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। फर्स्ट आई एम रियली वेरी सॉरी क्योंकि इसके पहले जो मैंने ज्योग्राफी की मैराथन वीडियो अपलोड की है उसमें मैं ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं करवा पाई हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ रही थी उससे ज़्यादा टाइम की वीडियो अपलोड करने में। तो आई एम रियली वेरी सॉरी। तो जितना भी लेफ्ट टॉपिक बचा है, जितना भी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो बचा हुआ है वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी एंड फॉर दिस आई एम रियली वेरी सॉरी। तो ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ से छूटा हुआ था, पॉलिटिकल जियोग्राफी स्टार्ट करने वाले थे। ओके, पॉलिटिकल जियोग्राफी में पॉलिटिकल जियोग्राफी का मतलब है कि हम स्टेट वगैरह को देखते हैं, फिर इंडिया की जो बाउंड्री है वो सारी चीज़ें। एज फर्स्ट हम इंडिया को देखते हैं, पहले इसके मैप को देखेंगे। ठीक है, अगर हम ध्यान से इंडिया को देखें तो यहाँ पे पहले यहाँ से एकदम जो सबसे इसका टॉप है, जो इसका नॉर्थ पार्ट है वो लद्दाख है, और जो इसका साउथ पार्ट है वो हमारा आता है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। और जो इसका जो वेस्ट पार्ट है यानी कि जो कि पश्चिम पार्ट है वो है आपका, एक मिनट, जो आपका जो पश्चिम पार्ट है वो है आपका गुजरात, और ये जो सबसे पूर्वी पार्ट है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये शायद मैंने गलत लिख दिया है, ये पूर्वी होगा। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती कर दिया है। ये जो होगा यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश हमारा होता है ये पूर्वी होता है। ठीक है, पूर्वी यानी कि ये हमारा ईस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया सबसे पश्चिमी पॉइंट, ये मैंने गलत लिखा है, बाकी सब सही लिखा है। यहाँ पे देखिए ईस्ट ईस्ट लिखा हुआ है, और ये सबसे हमारा क्या है, पश्चिमी पार्ट है। ठीक है, तो अगर इंडिया का सबसे उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम पॉइंट पूछता है तो क्या होगा, सबसे उत्तर में हमको मिलता है जम्मू कश्मीर लद्दाख। ठीक है, अब लद्दाख मिलता है जब से ये 2 यूनियन टेरिटरी बना है तब से। तो सबसे उत्तर में कौन सा यूनियन टेरिटरी पड़ेगा या पॉइंट कौन सा पड़ेगा, तो लद्दाख पड़ेगा। सबसे दक्षिण यानी साउथ में क्या मिलेगा आपको, तमिलनाडु पड़ेगा। ठीक है, तमिलनाडु मिलेगी। और फिर आप अगर इधर जाते हो यानी कि ईस्ट में आपको सबसे ईस्ट पॉइंट कौन सा मिलेगा, उत्तर प्रदेश मिलेगा, सॉरी अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, ये स्टेट है। ठीक है, और इधर पश्चिमी में यानी कि वेस्ट में आपको क्या मिलेगा, गुजरात। ठीक है, ये गुजरात। इस तरह से हमारा चारों हमने देख लिया। ये तो ऊपर जो हमने देखा ये यूनियन टेरिटरी था। अगर पूछता है सबसे उत्तरी राज्य कौन सा मिलेगा, तो सबसे उत्तरी राज्य आपको कौन सा मिलेगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारा क्या हो गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो हमारे यूनियन टेरिटरी हो गया है, इसलिए जो है हिमाचल प्रदेश सबसे उत्तरी राज्य हो गया। ठीक है, अब एक और पॉइंट आता है कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट जिसको बोलते हैं। तो सबसे उत्तरी बिंदु जो होता है यहाँ पे जो है, 1 मिनट, सबसे उत्तरी पॉइंट जो होता है वो होता है इंदिरा कोल पॉइंट, जो कि लद्दाख में है। ठीक है, सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, वो है हमारा इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा कोल सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है। और सबसे सदर्न मोस्ट कौन सा है, सबसे सदर्न मोस्ट है इंदिरा पॉइंट। तो डोंट बी कंफ्यूज, ये हमारा इंदिरा पॉइंट है। सबसे साउथ में जो है इंदिरा पॉइंट है, और सबसे नॉर्थ में जो है इंदिरा कोल है। ठीक है, इंदिरा कोल सबसे नॉर्थ में है और नीचे इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, और साउथ में ये जो इंदिरा पॉइंट है ये जली मतलब उसमें है, जैसे अंडमान निकोबार के आसपास में है। अगर आपको स्थलीय अराउंड में, स्थलीय एरिया में पूछता है कि सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट दक्षिणी एरिया में कौन सा है, मतलब कि स्थलीय सीमा में कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। ठीक है, तो सबसे दक्षिणी हमारा जो पॉइंट हो जाएगा वो है कन्याकुमारी। ये लैंड सिस्टम में हो जाएगा, और ये वाटर सिस्टम में कौन है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं पूरब पश्चिम वाले उसमें। तो सबसे हमारा वेस्ट में जो है गुजरात है, और गुजरात का गांधीनगर में गुहार मोती। ठीक है, जो गुहार मोती पॉइंट है वो हमारा इस तरह से, गुहार मोती जो है हमारा वो सबसे वेस्ट पॉइंट है। सबसे पश्चिमी बिंदु हमारा कौन सा है, गुजरात का गुहार मोती। ठीक है, और सबसे पूर्वी पॉइंट जो है वो अरुणाचल प्रदेश का कीबिथू है। क्या है, कीबिथू है। ये तो हमारा हो गया कि कौन कौन से पॉइंट हमारे भारत के सबसे
उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम हो गया। अब हम भारत का विस्तार देखते हैं। तो हम विस्तार कैसे देखते हैं, या तो अक्षांश में देखते हैं, अक्षांश और देशांतर में देखते हैं। अक्षांश को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड अक्षांश को बोलते हैं, और देशांतर को हम क्या बोलते हैं, देशांतर को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। ठीक है, सॉरी एक मिनट सॉरी, देशांतर को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड और अक्षांश को बोलते हैं लैटिट्यूड। एक ट्रिक बताती हूँ, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन। जैसे अक्षांश कैसा होता है, अगर ये हम अर्थ बनाते हैं तो ये हमारा क्या है, अगर हम ये अर्थ बनाते हैं तो ये हमारा भूमध्य रेखा होता है, और ये जो बराबर से ऐसे लाइन बनी हुई है पैरेलल में इसके, ये सब अक्षांश हो जाती हैं। ठीक है, तो अक्षांश को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड ऐसे याद रखिए, लेटा हुआ, ये सब लेटे हुए हैं, इस तरह से याद करिए। तो लैटिट्यूड हमारा अक्षांश हो गया। और देशांतर क्या होता है, जो इस तरह से, मतलब कि लंबवत जो है, ठीक है, इसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लंबाई में है ये देशांतर। ठीक है, ये है। तो हम हमारा अर्थ जो है कहाँ पे है, अगर हम थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करें इस तरह से ऐसे, तो हमारा अर्थ यहाँ कहीं, सॉरी हमारा जो भारत है वो यहाँ पे कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, भारत का जो ये लोकेशन है यहाँ पे है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका अक्षांश और देशांतर में इसका क्या विस्तार है। तो भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है वो 36 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड। और सबसे नीचे जो हमारा है वो 8 डिग्री 4 मिनट हमारा उत्तरी जो है सबसे नीचे पॉइंट है। जो भारत का सबसे नीचे वाला बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। मतलब कि भारत का जो ये पूरा अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये अगर नॉर्थ है तो ये साउथ क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध है हमारा, और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत टोटल उत्तरी गोलार्ध में ही लाई करता है, इसका कोई पार्ट साउथ में नहीं है। इसलिए इसको, मतलब इसका जो नीचे वाला पॉइंट है वो भी हम नॉर्थ ही बोलेंगे। ठीक है, और अगर हम ऐसे देखेंगे तो भारत को देखिए आप, हमारा ये जो है वेस्ट में नहीं आ रहा है इंडिया। अगर हम ऐसे देखें, एक मिनट, अगर इस तरह से देखें तो ये क्या हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, मतलब कि ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, तो भारत यहीं पे है। तो भारत का जब हम देशांतरी विस्तार देखेंगे तो उसको भी हम बोलेंगे कि ये पूर्वी पॉइंट से, यानी ये ईस्ट पॉइंट से इस ईस्ट पॉइंट तक इंडिया लाई करता है। मतलब कहीं भी पश्चिमी नाम नहीं हम मतलब बोलेंगे कि ये पश्चिम में है, क्योंकि भारत जो है इधर ही नॉर्थ ईस्ट में भारत लाई करता है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया होगा शायद आपको। ठीक है, तो भारत का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट, और जो ऊपर वाला पॉइंट है वो है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा लैटिट्यूडनल हमारा जो है विस्तार इसका हो गया, अक्षांशीय विस्तार। अब हम लॉन्गिट्यूड देखते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड में ये लॉन्गिट्यूड में जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लगाए 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक ये लॉन्गिट्यूडनल इसका विस्तार है। इस तरह से, सॉरी ऐसे, एक मिनट यार मैं गलत बना, ये लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से इसका विस्तार है। ठीक है, और इसकी खास बात कि मतलब अगर आता है इस तरह से कि पश्चिमी देशांतर, भारत जो है पश्चिम में यहाँ इस देशांतर से पूर्वी देशांतर तक फैला है, तो वो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारत का जो देशांतरी विस्तार है पूर्वी से लेकर के पूर्वी तक ही रहेगा। मतलब कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक रहेगा। यानी कि ये केवल पूर्वी में ही रहेगा, केवल ईस्ट में ही रहेगा, वेस्ट में नहीं रहेगा। ये बार बार बोल रही हूँ ताकि, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत गलत होता है। हम सोचते हैं कि ये इधर तो वेस्ट है इधर ईस्ट है, इस तरह से नहीं, ये पूरा ये ईस्ट में ही लाई करता है, क्योंकि हम अर्थ के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, पूरे अर्थ को होल देख रहे हैं हम। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने ये देख लिया। अब हम थोड़ा इसकी लंबाई देख लेते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई हम देखते हैं। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई देखें
ठीक है। और फिर पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई देखें तो अगर हम इसकी नॉर्थ से साउथ तक, मतलब होल इंडिया इस तरह से है, अगर हम इसकी नॉर्थ से साउथ तक लंबाई देखें तो 3214 मतलब कि 3214 मीटर, 14 किलोमीटर तक है, ठीक है। और अगर इसकी हम वेस्ट टू ईस्ट देखें तो 2933, मतलब मैंने इस तरह से याद किया तो मैं बोल दे रही हूँ, इस तरह से ईजी रहता है मुझे याद करना। तो 3214 इसकी नॉर्थ से साउथ है, और इसकी जो वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट बोल सकते हैं तो कितनी है 2933, यानी पश्चिम से पूरब तक इसकी लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर है। और नॉर्थ से साउथ में इसकी कितनी लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, ठीक है। अभी ये देखिए जो इसकी नॉर्थ से साउथ वाली जो लंबाई है वो ज़्यादा है, जबकि ईस्ट टू वेस्ट वाली लंबाई जो है वो कम है। अब ऐसा किस लिए होता है? वो होता है इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल विस्तार की वजह से। क्योंकि क्या होता है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो जो भूमध्य रेखा है वहाँ से जो हमारा अक्षांश है उनके बीच की जो दूरी है वो यहाँ से लगाए यहाँ तक, मतलब यहाँ 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 यहाँ, इन सब के बीच में अक्षांशीय दूरी हमेशा बराबर रहती है, ठीक है। इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। बट जब हम देशांतर की बात करते हैं तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हम डायग्राम बना के देखेंगे अच्छे समझ में आएगा। अगर हम देखें तो देखिए अच्छा, देशांतर के बीच में यहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबाई बढ़ रही है, ठीक है। इनके बीच में गैप सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, पर जैसे जैसे ये ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे इनके बीच की लंबाई देखिए कितनी कम होती जा रही है। इस वजह से जो है हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल जो होती है, मतलब कि ये ईस्ट टू वेस्ट वाली जो लंबाई होती है वो कम होती है, और नॉर्थ से साउथ वाली लंबाई है वो इससे अधिक होती है, क्योंकि अक्षांशीय विस्तार के बीच में कोई भी लंबाई का जो है हेरफेर नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे जो भारत की सीमा बनती है, लैंड बाउंड्री जो होती है। अगर हम ऐसे देखें तो भारत के सबसे साइड में, हाँ, भारत के सबसे साइड में यहाँ से कच्छ से लगाए ये जम्मू कश्मीर के पार तक, ये भारत जो है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, और उस सीमा का क्या नाम है, रेड क्लिफ बॉर्डर, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ बॉर्डर है, और इंडिया पाकिस्तान जो है एक दूसरे से 3323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। 3323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद सबसे छोटी बाउंड्री जो है इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करता है, केवल 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। और इनके बीच की जो सीमा रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, डूरंड सीमा, डूरंड बाउंड्री, ठीक है। तो डूरंड सीमा से जो है इंडिया अफ़गानिस्तान एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक। और इनके बीच की किलोमीटर कितने ज़्यादा शेयर करते हैं, कितना, ये 106 किलोमीटर। इसके बाद आ जाता है ये पूरा चाइना, चाइना इतने दूर तक पूरा शेयर करता है। तो चाइना के बीच और इंडिया के बीच एक रेखा है जिसका नाम हम बोलते हैं मैकमोहन सीमा, और इंडिया चाइना एक दूसरे से 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, 3488 किलोमीटर की, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा छोटा सा भूटान, एक मिनट, भूटान आता है फिर ये छोटा सा यहाँ पे। तो भूटान और इंडिया एक दूसरे से 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, पर कुछ नहीं तो ये अफ़गानिस्तान से तो ज़्यादा ही है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इंडिया म्यांमार के साथ जो है, इंडिया म्यांमार के साथ जो है 1643 किलोमीटर यानी 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। देन इंडिया सबसे बड़ी बाउंड्री जो है बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, दिस वन इज बांग्लादेश। और इंडिया सबसे बड़ी स्थलीय सीमा यानी कि लैंड बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, जो कि है 4096 किलोमीटर, ठीक है। 4096 किलोमीटर की बाउंड्री जो है इंडिया बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, ठीक। तो अगर हम बाउंड्री के बेसिस पे देखें तो सबसे बड़ी बाउंड्री कौन शेयर कर रहा है, इंडिया बांग्लादेश शेयर कर रहा है। उसके बाद से भारत की जो सीमावर्ती देश के साथ बाउंड्री है उसके किलोमीटर के बेसिस पे, मतलब कि वो उनसे कितनी लंबाई शेयर करता है, कितनी लंबी बाउंड्री बनाता है, उसके बेसिस पे उनका क्रम क्या होगा। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है, 55 मतलब कि
बी फॉर बांग्लादेश, सी मतलब कि च फॉर चाइना, पी फॉर फिर आपका पाकिस्तान हो जाएगा, एन फॉर नेपाल। मतलब कि देखिए बांग्लादेश के साथ भारत जो है सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। मतलब कि कितनी 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता था ना। हाँ, फिर चाइना के साथ भारत की उसके बाद से जो मतलब कि है 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता था। फिर पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की, फिर नेपाल के साथ आपका 1751 किलोमीटर की। मतलब लंबाई की बेसिस पे देखें तो भारत जो है सबसे लंबी बाउंड्री जो स्थलीय सीमा वाली है वो जो है बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो इस ट्रिक से आपको याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो भारत को अगर आप ध्यान से देखो तो भारत का जो ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो चारों तरफ से जो है लैंड से घिरा हुआ है, बट ये जो नीचे वाला इसका प्रायद्वीपीय इलाका है, मतलब प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है कि स्थल की वो स्थल का जो वो एरिया जो कि 3 तरफ से जल से घिरा हो। मतलब ये अगर लैंड है ऐसे ट्राइगोनल शेप में तो यहाँ भी पानी हो, यहाँ भी, यहाँ भी। अब यहाँ कौन सा आपको सागर मिलता है? अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर है ना, इंडियन ओशन। तो भारत जो है तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए भारत के इस पार्ट को हम प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो भारत का जो टोटल स्थलीय सीमा से घिरा हुआ पार्ट है, ठीक है, वो आपका कितना है? ये स्थलीय सीमा से जो घिरा हुआ पार्ट है और जो जलीय सीमा से घिरा हुआ, तो जलीय सीमा से घिरा हुआ जो पार्ट है वो है 7516 किलोमीटर, ठीक है। जो कोस्टल बाउंड्री है भारत की वो कितनी है? 7516 किलोमीटर है। और जो लैंड बाउंड्री है भारत की वो 15200 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये टोटल इतनी सीमा, इतनी जो बाउंड्री है वो लैंड सीमा है, और जो है इसके नीचे जो हमने देखा जो कोस्टल बाउंड्री है इसकी वो 7516 किलोमीटर है। और अगर देखें सबसे बड़ा तटीय जो सीमा है वो गुजरात का होता है, ठीक है। गुजरात जो है सबसे लंबी तटीय सीमा जो है गुजरात की होती है, ठीक है। यहाँ हमने ये देख लिया। इसके बाद से हम देखते हैं कि भारत के मैप में अगर देखिए यहाँ से, तो ये जो होता है इतना जो ये यहाँ से जो है ये बाउंड्री, ये कर्क रेखा इसको जो है काटती है भारत को। तो पूछता है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। शॉर्ट में बता देती हूँ, कर्क रेखा का मतलब अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, तो ये भूमध्य रेखा हो गया 0 डिग्री वाला, और 23.5 अंश ऊपर, ठीक है, 23.5 अंश ऊपर जो है आपका कितना हो गया? ये कर्क रेखा हो गया, और 23.5 अंश नीचे ये हमारा मकर रेखा हो गया। उत्तर में क्या होता है? कर्क रेखा होता है, और दक्षिण में मकर रेखा होता है। प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो हमारा भारत तो यहाँ लाई करता है ना, तो भारत में देखिए फिर इतनी आधा पार्ट जो है कर्क रेखा काटते हुए जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछता है कितने राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो आंसर है 8 राज्यों से भारत के कर्क रेखा गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? एक छोटा सा ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मित्र पर गमछा झार याद रखिएगा, तो इससे आपका काम बन जाएगा। कैसे? तो देखिए, मित्र बोले तो मिजोरम, मित्र में मी का मतलब है मिजोरम, त्र का मतलब त्रिपुरा, पर मतलब पश्चिम बंगाल, ग मतलब गुजरात, एम फॉर मध्य प्रदेश, छ फॉर छत्तीसगढ़, और झार मतलब झ से झारखंड और र से राजस्थान, ठीक है। दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये हुआ ना गुजरात, फिर ये राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक। फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़, ये हमारा झारखंड हो गया, ये पश्चिम बंगाल से गुजर रहा है, बीच में तो बांग्लादेश आ गया। फिर ये देखिए त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम हो गया। तो पूरे 8 राज्यों से भारत के गुजर रहा है। अगर हम देखें कि सबसे पहले कर्क रेखा किस राज्य से गुजरता है और सबसे लास्ट में किसे, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पश्चिम से पूर्व में सजाइए, कि मतलब कैसे कर्क रेखा गुजरता है, किन किन राज्यों का क्रम बताइए, तो आपको इसका भी एक जो ट्रिक बताया था वो तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें राज्य के हिसाब से नहीं है। राज्य के हिसाब से क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो है कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है, देन राजस्थान, देन एमपी, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, देन मिजोरम, ठीक है। ये हमारा क्रम है टोटल, ओके। अब हम देखते हैं कि भारत में जो भारत की जो मानक सीमा रेखा जी यानी कि IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो है भारत को बीचों बीच से जो डिवाइड करती है, ये हो गया। तो भारत को बीचों बीच से यहाँ से डिवाइड करती है जो रेखा, उसको हम बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय होता है और एक भारतीय भी होता है। तो जो भारतीय IST है ये भारत के 4 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। इसका भी एक छोटा सा ट्रिक है, मौका,
मौका बोले तो MOUCA, यानी कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, O फॉर उड़ीसा, U फॉर यूपी, C फॉर छत्तीसगढ़ एंड A फॉर आंध्र प्रदेश। एक बार और देखिए, M फॉर मध्य प्रदेश हो गया, O फॉर उड़ीसा हो गया, U फॉर यूपी, C फॉर छत्तीसगढ़ और A फॉर आंध्र प्रदेश। इसको मैप में देख लेते हैं। देखिए यहाँ से देखिए कौन कौन सा, यूपी यहाँ है, ये देखिए छत्तीसगढ़ है, और एक मिनट यार, हाँ, और फिर हमारा ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये उड़ीसा हो गया और ये आंध्र प्रदेश हो गया। अगर हम क्रम में देखें, अगर बोलेगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को नॉर्थ से साउथ की तरफ क्रम में बताइए कैसे कैसे जाएगा ये, तो सबसे पहले जो है ये यूपी से जाता है, फिर MP से जाता है, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर उड़ीसा से, फिर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इस तरह से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इस तरह से गुजरता है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के नैनी से जो है हम उसको बोलते हैं 85.5 मिनट पे बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, भारत का विस्तार देख लिया, भारत का नॉर्थ साउथ पॉइंट देख लिया। ठीक है, और अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो भारत पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन आता है? चाइना आता है, सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, मतलब दूसरे पे इंडिया आता है, देन USA आता है, अमेरिका। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत हमारा 7वां देश है, सबसे बड़ा। तो सबसे पहले रूस आता है, यानी रसिया, देन कनाडा, देन चाइना, देन अमेरिका, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया, फिर क्या आता है हमारा? भारत आता है। एक रुकमा बाई करके ट्रिक याद कर लीजिएगा। देखिए ट्रिक इसलिए क्योंकि आपको इतना कुछ पढ़ना है, उसमें मतलब थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है। R से हो जाएगा आपका रूस, फिर कनाडा, ठीक है, रुकमा बस ऐसे है, और फिर RUC, हाँ इस तरह से, एंड C फॉर चाइना, इसमें कुछ इधर उधर हो गया। अच्छा ठीक है, ऐसे ही याद कर लीजिएगा, मैं ट्रिक शायद भूल रही हूँ। तो रूस, कनाडा, चाइना, फिर USA, फिर ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया, देन भारत हमारा 7वें नंबर पे है। ठीक है, ये चीज़ें हमने देख ली। और अगर इधर आप देखेंगे कि जलीय क्षेत्र में क्या है, तो जलीय क्षेत्र में यहाँ पे जो हमारा लक्षद्वीप पाया जाता है, फिर उसके नीचे मालदीव पाया जाता है। ठीक है, ये लक्षद्वीप है जो कि अरब सागर में है, और मालदीव जो है जो कि कहाँ पे है, ये भी अरब सागर में है। अगर पूछता है ऑप्शन में कि भारत का सबसे छोटा जो है पड़ोसी देश कौन सा है, और उसमें ऑप्शन में मालदीव मिल गया, तो मालदीव सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, पर हाँ मालदीव जो है जलीय क्षेत्र में है। अगर आपसे क्वेश्चन में लगा दिया कि स्थलीय मतलब अगर पूछता है स्थलीय इलाकों में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है, तो वो हो जाएगा हमारा अफगानिस्तान, जो कि भारत के साथ मात्र 106 किलोमीटर की लेंथ जो है शेयर करता है। इज इट? अभी हम देखते हैं सेंसस के हिसाब से। अगर 2011 की सेंसस देखें तो उस हिसाब से भारत की जो लिंगानुपात है, भारत की सेक्स रेशियो है, वो कितनी है? 943 है। ये 2011 के हिसाब से है। ठीक है, और भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितनी है? 382 किलोमीटर है। 382 इंसान आपको 1 किलोमीटर पर मिलेंगे, ऐसा होता है जनसंख्या घनत्व का मतलब। ठीक है, और भारत की टोटल जनसंख्या कितनी है 2011 के हिसाब से? 121 करोड़। अभी तो बहुत बढ़ गई होगी। ठीक है, 2011 के हिसाब से 121 करोड़ है। ठीक है, और अभी करंटली हमारे देश में 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ओके, ठीक है, और अगर देखें इस वक्त सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस राज्य में है, तो केरला में। ठीक है, यहाँ औरतों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व देखें तो वो बिहार का है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पॉलिटिकल जो है पढ़ लिया भारत के बारे में, क्या होता है हमारा राजनीतिक भूगोल। ठीक है, अभी हम देखेंगे जो आपका फिर अगला टॉपिक है कि जनसांख्यिकी परिवर्तन एवं प्रवास, माइग्रेशन एंड फिर आपका जो है पॉपुलेशन चेंजिंग, मतलब जनसंख्या में क्या चेंजिंग आई है। और प्रवास का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं। ठीक है, कितनी जनसंख्या प्रवास कर रही है, मतलब भारतीय लोग कितने जा रहे हैं, फिर माइग्रेंट कितने भारत में आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है, फिर भारत है, फिर अमेरिका। हमारा भारत जो है सेकेंड नंबर पे आता है। ठीक, जनसंख्या कब से शुरू हुई थी भारत में, तो 1872 में जब अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, तो लॉर्ड मेयो के टाइम में सबसे पहली बार जनसंख्या शुरू हुई थी। ओके, पर उसके बाद से जो कंटिन्यूअस सेंसस वाली बात है, मतलब हर 10 साल पे भाई होगा अब जनसंख्या, ये वाला सिस्टम कब शुरू हुआ था? 1881 में लॉर्ड रेपन के टाइम में। देखिए
हिस्ट्री में 2-3 वायसराय के नाम बड़े मिलते जुलते हैं, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, तो डोंट बी कंफ्यूज, लॉर्ड रिपन है, ठीक है, लॉर्ड रिपन। 1881 में 10 वर्षों के अंतराल वाली जनसंख्या ये शुरू किए थे, मतलब अब कंटिन्यूअस होगा ये वाली चीज़। जो हमारी 2011 की जनगणना हुई थी, ठीक है, उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो ये देखते हैं, ये ज़रूरी चीज़ है, फैक्ट कुछ ज़्यादा ही लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो इंडिया की कुल पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 121 करोड़ है, ठीक है। और 2011 की जो सेंसस हुई थी वो 15वीं जनगणना थी, बट 1947 के बाद यानी कि आज़ादी के बाद वो कौन सी थी? जो है 7वीं थी, ठीक है। और 1881 वाली अगर देखते हैं, मतलब कि जो ये 10 साल वाली अगर उस टाइप से देखते हैं 10 साल के बेसिस पे, तो हमारी कौन सी हो जाती है? ये तब 15वीं जनसंख्या हो जाती है, 1 मिनट, 15वीं जनगणना हो जाती है, ठीक है, अगर 1881 के बेसिस पे देखते हैं। बट आज़ादी के बाद कौन सी है? ये 7वीं जनगणना है। तो हमने देखा कि कुल पॉपुलेशन 121 करोड़ है, जिसमें मेल कितने हैं? 62 करोड़, 62.8 यानी 62.8 करोड़, और फीमेल कितनी है? 58.7 यानी कि 58.7 करोड़। अगर हम भारत में देखें कि हर 10 साल में कितनी वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, तो 17.7%, 17.7% डिकेडल ग्रोथ है। और अगर ये तो 10 साल की बात है, और अगर हम देखें हर साल कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो 1.64% जो है पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है, ओके। और अगर हम देखें कि भारत की जो सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात है 2011 की जनगणना में कितनी आई थी? 1943, जो पिछली बार यानी कि 2001 से जो है 57 पॉइंट बढ़ी थी, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, 2011 के क्वेश्चन आते हैं जनगणना वाले। और अगर हम लिटरेसी रेट देखें कि भारत में साक्षरों का क्या क्रम है, तो भारत के शहरी इलाकों में टोटल जो है आपको देखेंगे, देखिए अगर भारत के शहरी और ग्रामीण मतलब पूरे भारत की हम साक्षरता देखें तो टोटल 73% लोग साक्षर हैं यहाँ पे। पर अगर हम और थोड़ा सा उसको क्रिस्टलाइज करके देखें तो शहरी क्षेत्र में तो 84% लोग जो है पढ़े लिखे हैं, ठीक है, 84.1% यानी 84.1% लोग क्या हैं? साक्षर हैं। और रूरल एरिया में जो है 67.8% लोग क्या हैं? साक्षर हैं, ओके। साक्षर मतलब 7 साल के ऊपर का बच्चा, उसके ऊपर के बच्चों को ही देखा जाता है, 7 साल प्लस वाले बच्चों को ही देखा जाता है वो पढ़ पा रहे हैं, या फिर उसके ऊपर के लोगों को देखा जाता है साक्षरता के टेस्ट के लिए, ठीक है। अगर हम देखें कि भारत के अंदर कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो भारत का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन है? यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। आप एक यूपी की ही एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूपी SSSC पेट, तो आप यूपी के पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ये दिमाग में बिल्कुल अच्छे से रखिएगा कि यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है हमारे इंडिया में। और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की है? तो सिक्किम की है, पुदुचेरी की है, फिर मिजोरम की है, फिर अरुणाचल प्रदेश की है ना, इस टाइप से। और अगर हम और भी देखें चीज़ों को, तो भारत का जनघनत्व जो कितना है? 382 है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है। बिहार की जो है जनघनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब पर किलोमीटर पे कितने लोग मिल रहे हैं, वो चीज़ बिहार में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब तक जो है 15 जनगणना हो गई है, और 21वीं शताब्दी की, ठीक है, यानी 2000 की ये दूसरी जनगणना है। एक 2001 में हुई थी, और अभी जो है एक 2011 में हुई है, ओके। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कुछ जनगणना के फैक्ट कि कब कब क्या हुआ था, कुछ इंपॉर्टेंट। जैसे तो 1991 से 2001 के बीच में निरक्षरों यानी कि जो है साक्षर नहीं, निरक्षरों की संख्या थोड़ी घटी थी, यानी साक्षर की संख्या बढ़ी होगी पूरे इस 10 सालों के बीच में, ठीक है। फिर 1921 से पहले जो है जनसंख्या जो है मंद गति से बढ़ रही थी, मतलब बहुत स्लोली बढ़ रही थी, ओके। फिर 1951 से 1951 से 1981 के बीच में जनसंख्या विस्फोट होता है, मतलब कि इन 30 सालों के बीच में जनसंख्या बहुत बूम कर जाती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है, डन। और 1921 से 1951 यानी 1921 से 1951 के बीच में कंटिन्यूअस वृद्धि, मतलब कहीं पर भी जो है कहीं पे डिक्रीज नहीं मिला है, हर पूरा मतलब कंटिन्यूअस इंक्रीज मिल रहा है, मतलब हर साल कुछ ना कुछ बढ़ रही है। तो वो कब हुई थी? 1921 से 1951 यानी 1921 से 1951। और जनसंख्या घटी भी थी एक टाइम में, ये याद रखना जरूरी है।
तो 1981 से 211 के टाइम में जो है हमारी पॉपुलेशन क्या हुई थी, घटी थी। ओके, ये क्या हुआ था इस टाइम में, क्यों घट गई थी, मतलब ये थोड़ा सा पेंडेमिक वाला भी टाइम था इसमें, और कुछ जैसे कि अब साक्षरता बढ़ रही थी, लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ रही थी, बहुत सारे कैंप वगैरह चलाए जा रहे थे कि हाँ भाई नॉलेज बढ़ रही थी कि हमें हाँ ये चीज़ें रखनी चाहिए, जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहिए, सारी चीज़ें। ठीक है, अभी हम देखते हैं लिटरेसी के मामले में कौन सा स्टेट सबसे नंबर 1 पे है और कौन सा बॉटम पे है। तो अगर हम साक्षरता देखें तो सबसे टॉप पे कौन है, केरला है। केरला सेक्स रेशियो में भी सबसे टॉप पे है, याद रखिएगा। तो केरला सबसे टॉप पे है, देन मिजोरम, देन गोवा, देन त्रिपुरा। और सबसे कम साक्षर कौन सा है, तो बिहार। पर जनसंख्या घनत्व में बिहार सबसे टॉप पे है, पर साक्षरता में सबसे डाउन है। तो सबसे बॉटम पे देखें तो बिहार सबसे कम है साक्षर में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। ओके, हम सेक्स रेशियो की बात करें तो सबसे टॉप पे कौन है, केरला है। तो केरला को याद रखिएगा, केरला सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी है, और केरला सेक्स रेशियो में यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों पर जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो केरला सबसे ज़्यादा, फिर तमिलनाडु, फिर अरुणाचल प्रदेश, देन छत्तीसगढ़। और अगर हम बॉटम में देखें लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात यानी सबसे ज़्यादा फीमेल, सबसे कम फीमेल कहाँ पे हैं, मेल के ऊपर। मतलब क्या होता है, 1000 पर पे देखा जाता है, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, उसी को हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो हरियाणा में सबसे कम है, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर सिक्किम में, फिर आपका पंजाब में। ठीक है, अब हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो मैंने 2-3 बार बोल ही दिया, बिहार में सबसे ज़्यादा है, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर केरला में, फिर यूपी में। यूपी हमारा चौथे, देखिए जहाँ पे यूपी आ रहा है उसको थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। ठीक है, तो यूपी हमारा चौथे नंबर पे है जनघनत्व के मामले में। ओके, और बॉटम में देखें तो सबसे कम, मतलब सबसे कम लोग 1 किलोमीटर पे आपको कहाँ मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में, फिर मिजोरम में, फिर सिक्किम में, फिर नागालैंड में। तो यहाँ पे देखिए हमने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और मैंने एक अलग से कुछ इंक्लूड किया है। अलग से क्या है, ये टॉपिक में जैसे क्लियर नहीं लिखा है, पर आपके पिछले वाले पेपर में ये साफ साफ पूछा है। तो इसमें जो है हम 3 चीज़ें देखेंगे, 3-4 चीज़ें देखने वाले हैं। पहला तो हम टाइगर रिजर्व देखेंगे, नेशनल पार्क देखेंगे, और बर्ड सेंचुरी देखेंगे। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, अभी देखिए जितने भी मैंने रेड से मार्क किए हैं वो सब के सब हमारे टाइगर रिजर्व हैं। हाँ, तो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लद्दाख में देखिए एक भी आपको टाइगर रिजर्व नहीं दिख रहे हैं, पर यूके यानी कि यूके मतलब कि उत्तराखंड में देखिए 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक राजा जी है, एक जिम कॉर्बेट है। तो ऐसे ऐसे याद कर लेंगे ना मैप से तो आपको याद रहेगा। तो राजा जी और कॉर्बेट कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ये कौन से हैं, मतलब कि टाइगर रिजर्व है। फिर आप आइए यूपी में दुधवा है, दुधवा टाइगर रिजर्व। बिहार में वाल्मीकि। तो हमने इतना कवर कर लिया है ना, क्या क्या। यूके में आपका राजा जी है और कॉर्बेट है, फिर यूपी में दुधवा है, बिहार में वाल्मीकि है। 3 स्टेट देख लिए, 3 स्टेट में जो टाइगर रिजर्व हैं देख लिया। अब इधर आते हैं, थोड़ा सा इधर देखिए, अब इधर बढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, असम में देखिए 1 2 3 4 5 टाइगर रिजर्व हैं, नामेरी और एक ही साथ है। 4 टाइगर रिजर्व जो हैं असम में हैं। और यही पूछा भी है पिछले बार कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, नेशनल पार्क भी है ना ये। ठीक है, तो अब असम में कौन कौन से हैं, एक तो कामलांग है, एक काजीरंगा है, एक नामेरी ओरंग, ये दोनों साथ ही में लिखते हैं सब। तो नामेरी ओरंग है, फिर मानस है। कौन कौन से, कामलांग, काजीरंगा, नामेरी ओरंग और मानस। ये 4 टाइगर रिजर्व आपको कहाँ मिलेंगे, असम में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर हमारा मिजोरम में एक है, कौन सा है, डम्फा। मिजोरम में क्या है, डम्फा। ठीक, मिजोरम में डम्फा है। अब इधर आते हैं, इधर का हमने पूरा कवर कर लिया। अब हम थोड़ा सा इधर आते हैं। तो देखिए राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व, कौन सा है, केवलादेव है, सरिस्का है, रणथंभौर है ना। जिस पे मैंने इस तरह से ऐसे से किया है ना, देखिए इस पे किया है इस तरह से, तो वो नेशनल पार्क भी है, इसीलिए इस तरह से किया है। ठीक है, तो केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। तो ये चारों टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में है। अभी तक 4 टाइगर रिजर्व असम में भी थे, अभी राजस्थान में भी 4 टाइगर रिजर्व हो गए। ओके, अब चलिए नीचे चलते हैं। गुजरात में देखिए कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। ओके, हाँ एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, बता दे रही हूँ। देखिए पेंच है, सतपुड़ा है, पन्ना है, बांधवगढ़ है, संजय कॉर्बेट है और कान्हा है। ये सब कहाँ है, एमपी में है, याद रखिएगा। एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है,
और देखिए महाराष्ट्र में एक टाइगर रिजर्व है, कौन सा है? सह्याद्री, है ना, सह्याद्री महाराष्ट्र में है। ओके, अभी हम कर्नाटक में आ जाते हैं। कर्नाटक में आपको कौन कौन से 3 टाइगर रिजर्व मिलेंगे? कौन कौन से? ये बांदीपुर, नागरहोल, दंदेरी। ठीक है, बांदीपुर, नागरहोल, दंदेरी, ये तीनों टाइगर रिजर्व कहाँ पे हैं? कर्नाटका में है ना। और केरला में भी एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पेरियार, है ना। अब हमने इधर का पूरा कवर कर लिया, अब हम चलते हैं इधर साइड, पूर्वी साइड एकदम की। अब देखिए आपको पश्चिम बंगाल में एक टाइगर रिजर्व मिलेगा जहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर मिल जाएगा। सुंदरवन, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और छत्तीसगढ़ याद रखिएगा क्योंकि ये यहाँ पे एक गुरु घासीदास, यहाँ पे कुछ शायद वो टाइगर रिजर्व है कि कुछ है, शायद नेशनल पार्क है, वो नया खुला है इसलिए छत्तीसगढ़ वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे 3 टाइगर रिजर्व हैं, एक तो इंद्रावती है, एक उदंती सीता नदी है। ठीक है, क्या? इंद्रावती और उदंती सीता नदी, ये टाइगर रिजर्व, 2 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, कहाँ पे हैं? ये दोनों छत्तीसगढ़ में हैं। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सबसे लंबा टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन श्रीशैलम, कहाँ पे है? और आंध्र प्रदेश में है। दक्षिण का सबसे लंबा और पूरे भारत का भी सबसे लंबा टाइगर रिजर्व कौन है? नागार्जुन श्रीशैलम। ओके, और सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, एक बार मैप अच्छे से देख लीजिएगा, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा बोल बोल के। ठीक है, और टाइम हो तो ट्रिक बना लीजिएगा कुछ। ठीक है, तो हमने टाइगर रिजर्व देख लिया। अभी हम देखते हैं नेशनल पार्क। वैसे इस वक्त भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 53 हैं। नेशनल पार्क 106 हैं। बर्ड सेंचुरी 72 हैं। पर हम यहाँ पे क्या क्या देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं नेशनल पार्क। अब देखिए लद्दाख में कितने नेशनल पार्क है? देखिए तो हेमिस हाई मात्र 1। ठीक है, मैप से ये आसानी हो जाती है। हेमिस हाई मात्र 1 टाइगर रिजर्व, सॉरी 1 नेशनल पार्क जो है लद्दाख में है। ठीक है, मैंने टाइगर रिजर्व को ब्लैक पेन से दिखाया है, शायद ब्लू है। अच्छा, हेमिस हाई कहाँ पे है? लद्दाख में है। फिर हिमाचल प्रदेश में भी एक नहीं, ये बर्ड सेंचुरी, सॉरी, हाँ। तो और यहाँ पे हो गया। फिर हमारा इधर जाइए, किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, फिर सिक्किम में हमारा कंचनजंगा है। ठीक है, सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है। और अरुणाचल प्रदेश में हमारा नामदफा नेशनल पार्क है। 1 मिनट यार, हाँ, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है। और मणिपुर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको तैरता हुआ नेशनल पार्क बोला जाता है, केबुल लामजाओ। ठीक है, केबुल लामजाओ कहाँ पे है? मणिपुर में है, इसको तैरता हुआ पार्क बोलते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो केबुल लामजाओ कहाँ पे है? मणिपुर में है। और यहीं पे एक और पार्क है, इसको बोलते हैं सिरोही, कहाँ पे है? मणिपुर में, है ना। हमने ये देख लिया, इधर का पूरा ऐसे करके देख लिया इधर। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं, यहाँ पे क्या है? उड़ीसा में देखिए नेशनल पार्क है इच्छुआका। हाँ, उड़ीसा में कौन सा है? इच्छुआका है। और उड़ीसा में ही आपका चिल्का कुछ और है, अभी बताती हूँ। ठीक है, तो इच्छुआका क्या है? नेशनल पार्क है हमारा। फिर तमिलनाडु में एक है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, तमिलनाडु में इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है। फिर अगर हम देखें कुडनकुलम और कोलपक्कम, ये भी दोनों नेशनल पार्क कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कुडनकुलम और कलपक्कम और इंदिरा गांधी, ये तीनों कहाँ पे हो गया? तमिलनाडु में। फिर केरल में एक है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। एंड यहाँ पे कर्नाटका में बनरघट्टा या घट्टा करके कुछ है, ये कर्नाटका में है ना, कर्नाटक का ये नेशनल पार्क है। और टडोबा जो है ये महाराष्ट्र का है। टडोबा कहाँ का है नेशनल पार्क? ये है हमारा महाराष्ट्र का। ठीक, हम इधर से बिल्कुल देखते चल रहे हैं। अब हमारा एक और बचा थार नेशनल पार्क कहाँ का है? थार नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक, देखिए हमने पूरा मैप में अप टू डाउन पूरा देख लिया, नेशनल पार्क जितने भी थे। अब हम देखते हैं बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो बर्ड सेंचुरी देखते हैं। बर्ड सेंचुरी पिछली बार आपके में पूछा भी है। तो बर्ड सेंचुरी देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक है गोविंद सागर। हिमाचल प्रदेश की बर्ड सेंचुरी है पक्षी अभ्यारण्य गोविंद सागर। ओके, और देखिए हरियाणा में कौन सी है? सुल्तानपुर। हरियाणा में कौन सी है? सुल्तानपुर। राजस्थान में कौन सी है? भरतपुर, बहुत इंपॉर्टेंट, केवलादेव भरतपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में कौन सी बर्ड सेंचुरी है? भरतपुर। गुजरात में कौन सी है? नाल सरोवर,
गुजरात में कौन सी है? नाल सरोवर, देखिए हमने अपना ऊपर देख लिया। फिर देखिए महाराष्ट्र में आपका मयानी है, महाराष्ट्र में कौन सा है? मयानी है। और उड़ीसा में चिल्का है, ये बर्ड सेंचुरी है सब, ठीक है। फिर उसके बाद से देखिए आपका कर्नाटका में कोडन्या है और केरला में कुमारकोम है, ठीक। कर्नाटका में कोडन्या और केरला में कुमारकोम, और तमिलनाडु में 2 है, पुलिकट और वेदांगथंगल है। ये देख लिया, ये हमने देख लिए, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा, अब हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं न्यूक्लियर पावर सेंटर, ठीक है। 1 मिनट। न्यूक्लियर पावर सेंटर यानी कि नाभिकीय जो ऊर्जा केंद्र होते हैं, कहीं कहीं पे है, 6-7 है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिख दिया था। जैसे यूपी में एक है नरौरा, ठीक है, क्योंकि आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये फिर से इंपॉर्टेंट है। तो नरौरा कहाँ पे है? ये हमारा है यूपी में, ठीक है। उसके बाद से देखते चलो, हाँ एक है हमारा काकरापार, काकरापार कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक। काकरापार हमारा गुजरात में है। फिर महाराष्ट्र में कौन सा है? तारापुर, ठीक है, महाराष्ट्र में तारापुर है और जैतापुर भी है। तारापुर एंड जैतापुर ये दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? हमारे महाराष्ट्र में है। फिर एक है आपका कैगा, कैगा कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है, कैगा कर्नाटका में है। और सॉरी यहाँ पे मैंने ये 2 बताया था ना, ये दोनों नेशनल पार्क नहीं थे, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट थे, सॉरी। तो ये कुडनकुलम एक हो गया और कलपक्कम, ये दोनों क्या है? आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे है? ये आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। ये एनपी लिख दिया तो मैंने, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, सॉरी इसके लिए, ठीक। कैगा देख लिया और हमारा नेशनल, और क्या बचा हुआ है? कुडनकुलम, काकरापार, तो यस इतने हमने देख लिए। दोबारा एक बार बोल देती हूँ मैं। तमिलनाडु में क्या क्या है? कुडनकुलम, कलपक्कम। फिर कर्नाटका में कैगा है, ठीक है। और फिर आपका महाराष्ट्र में तारापुर, जैतपुर, ठीक है। और गुजरात में काकरापार है, ठीक। और यूपी में हमारा नरौरा है। तो यस यहाँ पे हमने पूरा ख़त्म कर लिया और यहाँ पे हमने पूरा इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अभी हम आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी करते हैं, ठीक। वर्ल्ड ज्योग्राफी देखते हैं। यस पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारा देखने में थोड़ा सा कैसे है। देखिए ये अगर हम इसको, उत्तरी अमेरिका है हमारा, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये पूरा ऐसे ऐसे यूरोप है, ये हमारा रसिया वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं यूरेशिया या फिर एशिया। दिस इज ऑस्ट्रेलिया एंड हमारा सबसे नीचे आता है अंटार्कटिका, ओके। अब हम देखते हैं, तो ये हमारे क्या हैं? 7 हमारे महाद्वीप हैं, ओके। ये हमारे 7 महाद्वीप हैं, ठीक। और इन 7 महाद्वीपों में सबसे पहले हम नदी देखेंगे, कौन कौन सी नदी इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले उत्तरी अमेरिका को देख लेते हैं अच्छे से। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी नदी है? तो नदी हमारी जो है उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी है? यूकान नदी है, मैकेंजी है, मिसिसिपी है, चर्चिल है, मिसिसौर है, ओहियो है, कोलंबियो है, फ्रेचर है, स्नैक है। अब देखिए डोंट बी पैनिक कि अरे यार मैं इतना याद कैसे करूँ। तो आपको याद नहीं करना है, आप बस एक बार आप ऐसे नाम पढ़ लीजिए और उसके बाद से 3-4 बार देख लीजिएगा नाम, कौन कौन सी नाम है। तो क्योंकि ऑप्शन में आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आप कर लेंगे, एक बार भी आपको थोड़ा सा क्लिक होगा दिमाग में कि अरे ये तो मैंने इसमें पढ़ा था, तो आप कर लेंगे। क्योंकि ये सब रटना इतना मतलब वो नहीं, ईजी नहीं होता है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका में आप कौन कौन सी नदी मिली आपको? यूकान है, मैकेंजी है, मिसिसिपी है, चर्चिल है, मिसिसौर है, ओहियो है, कोलंबियो है, फ्रेजर है और स्नेक है, ठीक। इसमें अगर इम्पोर्टेंट की मैं बात करूँ तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मैकेंजी रिवर, ठीक है। और आपकी मिसिसिपी, और यहाँ पे एक झील आती है ग्रेट लेक वाली, उस झील अभी मैं पढ़ाऊँगी। तो झील थोड़ी इंपॉर्टेंट है उत्तरी अमेरिका में, मैंने पिछले एग्ज़ाम में देखा है, पिछले पेपर में पूछा है ये सब, ठीक है। तो हमने उत्तरी अमेरिका की नदी देख ली, ओके। अब हम चलते हैं दक्षिणी अमेरिका की नदी देखते हैं, ठीक है। तो हमको दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन सी नदी देखने को मिलती है? ओरनिको, नेग्रो, अमेजन, कोलोरेडो, उरुग्वे, सैलेडो, पराग्वे और पुरुष करके है, और ये रियो नेग्रो। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नदी आपको बोलूँ मैं तो अमेजन है,
ठीक है, अमेजन और ये नेग्रो और उरुग्वे पराग्वे। तो उरुग्वे पराग्वे अमेजन, ये आपको एकदम रटा होना चाहिए कि हाँ अमेरिका में पाई जाने वाली नदी है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये साउथ अमेरिका की हो गई। अभी हम चलते हैं यूरोप, इसके बाद हम देख लेते हैं अफ्रीका की नदियों के बारे में। ठीक है, तो अफ्रीका की कौन कौन सी, तो अफ्रीका की जो नदी है वो विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। वो कौन सी नदी है? नील नदी। ठीक है, तो अफ्रीका की कौन कौन सी नदी हैं? तो इसमें तो आपको नील एकदम रटा होना चाहिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है ये। नील, सेंगल, वोल्टा, वेन्यू, वाइट नील, ब्लू नील। अब देखिए वाइट नील, ब्लू नील भी अब नील इसमें आपको मिल जाएगा, तो इससे याद रहेगा आपको। तो ये दोनों भी अफ्रीका में है, कॉन्गो, जोम्बेजी, लिम्पोपो, ऑरेंज। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपकी नील, और फिर वाइट नील, ब्लू नील और वोल्टा एंड कॉन्गो, ये बिल्कुल जोम्बेजी, ये आप एकदम याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, हमने ये देख लिया अफ्रीका। अभी हम चलते हैं यूरोप की नदियों के बारे में देखते हैं। यूरोप में नदी कौन कौन सी हैं? वोल्गा, डेनिपर, विस्तुला, डेन्यूब, ऑडर, टेम्स, टेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्बे, राइन नीवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन। ये एक और बात, मैंने ये इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि मैं कुछ और प्रोनाउंस करूँगी और पता चले एग्ज़ाम में कुछ और प्रोनाउंस करके दे दे। तो आप एग्ज़ाम में भी क्या करिएगा, हिंदी के तो क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर ही रहे हैं तो आप उसका इंग्लिश भी एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है उच्चारण कुछ और दे देता है और हमारा पूरा पेपर मतलब वो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो प्लीज़ एक बार उसकी इंग्लिश देख लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी नदी है यूरोप में? हमारी वोल्गा है, डेनिपर है, विस्तुला है, डेन्यूब है, ओडर है, टेम्स है, एल्बे है, राइन है, सेन है और लोयरे है और रोने है, पो नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, और टैगस है और थेम्से है। तो टेम्स और थेम्से भी इसी में। ठीक है, ये हो गई हमारी यूरोप की नदी। इज इट? अब हम आते हैं एशिया की नदियों के बारे में। ठीक है, तो एशिया में बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। एक तो हमारी गंगा है, इंडिया की सारी नदी भी एशिया में आ जाएंगी। तो मेकोंग, यांगत्जी, यालुंग, शॉल्वेन, मीन, वेल, येलो, हॉर्न, झियांग, गंगा, हुआई, लाओ, यालू और शांगहू। ठीक है, ये सारी नदी कहाँ पे हैं? तो ये सारी नदी हमारी एशिया में पाई जाती हैं। ओके, चलिए ठीक है, तो हमने ये सारी नदियाँ देख ली और इसके बाद से हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में नदी देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी है? ऑस्ट्रेलिया में हमारी बस 2-3 नदी हैं, जैसे विक्टोरिया है, मुरे है, बस दो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया है और मरे है। अब हम देख लेते हैं, अब नदियों के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, कुछ ही है। जैसे कि पूछता है कि बर्ड फूड डेल्टा कौन बनाती है? कौन सी नदी विश्व की है जो बर्ड फूड, मतलब इसके डेल्टा जब बनते हैं तो इस टाइप से बनते हैं। ठीक है, बर्ड के पैर की तरह। तो वो कौन सी नदी है? तो हमारी मिसिसिपी नदी जो है उत्तरी अमेरिका की, वो बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। ठीक है, और जो हमारी मैकेंजी रिवर है, ठीक है, यहाँ पे ब्यूफोर्ड सी है, ये मैकेंजी है ना, यहाँ पे ब्यूफोर्ड सी है, उसी में ड्रेन होती है, उसका पानी जो है इसी में जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। अभी हम साउथ अमेरिका की बात कर लेते हैं। इसमें जो हमने नदी पढ़ी थी अमेजन, तो देखिए जैसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी हमारी नील नदी है, तो सेकंड नंबर की जो सबसे बड़ी नदी है वो हमारी अमेजन है। ठीक है, तो अमेजन इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ होल वर्ल्ड। ठीक है, तो हमारी कहाँ पे है ये अमेजन नदी? कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, ओके, अभी हम देखते हैं इसमें कुछ और पॉइंट हैं, जैसे पो नदी जो अभी हमने पढ़ा था, पो नदी जो है ये इसको इटली की गंगा कहा जाता है, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इटली इसी नदी के ऊपर बसी हुई है, इसलिए इटली की गंगा इसको पो नदी को बोला जाता है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे अब हम आ जाते हैं। तो देखिए ये मेकोंग रिवर जो है, और यहाँ पे येलो नदी, ये हांग, झियांग, ये सब चाइना की नदी है, हुआई, ये सब चाइना की नदी हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमने ये नदी देख ली, और नील नदी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि हाँ ये सबसे बड़ी नदी है वर्ल्ड की।
ठीक है, अभी हम आ जाते हैं पर्वत के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रेणी पाई जाती हैं। तो उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में एल्गेनी है, अलास्का पर्वत श्रेणी है, रॉकी है, सियरे मादा है और मैकिनले है, सियरे नेवादा, एक सियरे मादा है और एक सियरे नेवादा है। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पे, सियरे वाले ये दोनों कहाँ पे हैं, उत्तरी अमेरिका में है। एक ओजार्क पठार है, एक ब्रुक्स है और एक एप्लेशियन है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछेगा कि कहाँ पे, किस महाद्वीप में है, तो डोंट बी पैनिक की बहुत सारा चीज़ है। तो आपको बस ये याद रखना है कहाँ कहाँ पे, तो एल्गेनी है, अलास्का श्रेणी और रॉकी पर्वत और सियरा नेवादा और सियरा मादा। ठीक है, और माउंट मैकिनले, ओजार्क, ब्रुक्स रेंज और एप्लेशियन, ये कहाँ पे है सब, ये सब उत्तरी अमेरिका में है। ओके, और अभी हम चलते हैं दक्षिणी अमेरिका के पर्वतों को देख लेते हैं, कौन कौन से हैं दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में हमारे जो पर्वत हैं, एक मिनट यार ऊपर नहीं होता है। तो दक्षिण अमेरिका के हमारे जो पर्वत हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो हमारा चिम्बेरोजो है, अकांगुआ है, कोटोपैक्सी है, कॉर्डिलेरा डी है और मेरिडा है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे जो पर्वत हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में, और साउथ अमेरिका में हमारी एंडीज है। ठीक है, ये पूरी एंडीज श्रेणी है। ठीक है, इसके बाद से हम अफ्रीका में चलते हैं। अफ्रीका में कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, तो एटलस पर्वत, ड्रैक्सनबर्ग, किलिमंजारो, टंगानिका पठार और कटंगा कैमरून, याद रखिएगा। ठीक है, क्या क्या, एटलस पर्वत, ड्रैक्सनबर्ग, किलिमंजारो, टंगानिका पठार, कटंगा कैमरून। ठीक है, ये सब कहाँ पे हैं, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। अब हम यूरोप के पर्वत देख लेते हैं। यूरोप में कौन कौन से पर्वत हैं, एक मिनट, हाँ यार, तो यूरोप में हमारा यूराल पर्वत है, यूरोप में हमारा यूराल पर्वत है, ये तो पता ही है। फिर स्कैंडिनेविया है, फिर आल्प्स है, फिर कैंटाब्रियन है। ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, यूरोप में हैं। अभी हम एशिया में आ जाते हैं। एशिया में हमारे कौन कौन से पर्वत हैं। एशिया में हमारे कॉक्सेस है, अल्टाई है, अराकान 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 योमा पर्वत, जैसे कि अराकान योमा तो आपको याद ही होगा, ये हम इंडिया से ऐसे करते हैं, यहाँ पे जाते हैं जब हिमालय नीचे की तरफ डाउन होती है, तो ये पूरी श्रेणी जो बनती है वो अराकान योमा ही होती है। वो हिमालय का ही पार्ट है जो कि सी में सबमर्ज हो गई है। ठीक है, तो कॉक्सेस, अल्टाई, अराकान योमा, टिएन सान, पामीर माउंटेन, पामीर एक चोटी है जिससे कि हिंदुकुश, फिर सुलेमानी, ये सारे रेंज निकलते हैं। ठीक है, पामीर नॉट, फिर हिंदुकुश, ये सारे पर्वत जो हैं, ये सारे श्रेणियाँ या पर्वत चोटी, ये सारे के सारे कहाँ पे पाए जाते हैं, एशिया में पाए जाते हैं। ओके, अब इसमें कुछ जैसे हम देखें, अगर इंडिया के पास यहाँ पे देखें ऊपर वाले रेंज में, इंडिया, तिब्बत, ये सारे रेंज में, तो हमारा माउंट केटू तो है ही, केटू गार्डविन ऑस्टिन, फिर फ्यूजियामा, एडम्स, किनाबालू, अनातोलिया। ठीक है, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। हाँ, तो हमने यहाँ पे सारे के सारे पर्वत देख लिए हैं। और ऑस्ट्रेलिया में अगर देखें तो यहाँ पे हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और ब्रोकिन्स हिल हैं कुछ। ठीक है, ये कुछ है। ठीक है, अभी हम देखते हैं, अभी हम डेजर्ट की बात करते हैं। डेजर्ट यानी कि जो मरुस्थल वाले पार्ट हैं। तो उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से डेजर्ट हैं, मोजावे, चिन्हुआन, सोनोरन। ठीक है, मोजावे, चिन्हुआन, सोनोरन, मोहावे, स्टीपी और ग्रेट बेसिन। ठीक है, सॉल्ट ग्रेट बेसिन, ये सारे के सारे जो हैं हमारे, ये क्या हैं, ये अमेरिका में पाए जाने वाले जो हैं, थार बोल सकते हैं, जैसे इंडिया में थार होता है वैसे ही डेजर्ट यहाँ पाए जाते हैं। मोजावे, चिन्हुआन, सोनोरन और स्टीपी और ग्रेट बेसिन। ठीक है, और हम दक्षिण अमेरिका में देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे डेजर्ट पाए जाते हैं। तो पैटागोनिया, फिर बोलीविया, ब्राजीलियन हाईलैंड, एंडीज, ये सारे यहाँ पे जो हैं, मोंटे, ये सब क्या है यहाँ पे डेजर्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से, मोंटे, पैटागोनिया, एंडीज, बोलीविया,
ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ये सारे के सारे हमारे डेजर्ट पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम अफ्रीका की बात करें तो मतलब अफ्रीका का तो पूरा इतना पार्ट ही सहारन डिजर्ट, पूरा बहुत बड़ा पार्ट है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजर्ट जो है यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो कालाहरी, सहारा, नामीब, ठीक है, ये तीनों कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। ये तीनों डेजर्ट हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक मिनट, ये जो हमारा अरेबियन हाईलैंड है, अरेबियन हाईलैंड है, सऊदी अरब वाला रीजन है। तो यहाँ पे जो एक पर्वत पाया जाता है जो छूट गया था, मैंने बताया नहीं था, असीर पर्वत पाया जाता है, और यहाँ के मरुस्थल को हम अरब मरुस्थल, अरब डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इस रीजन पे जो भी मरुस्थल वाले रीजन पाए जाते हैं अफ्रीका के ऊपर वाले ये पार्ट पे, हॉर्न वाले में, तो उसको हम बोलते हैं ईस्टर्न मरुस्थल या फिर ईस्टर्न डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। और सबसे ज़्यादा मरुस्थल आपको देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे जितने लगभग हैं उसके नाम ग्रेट से ही हैं, जैसे ग्रेट सैंडी डिजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट, यहीं पे पाए जाते हैं। फिर सिम्पसन, गिब्सन, तनामी, क्या क्या? ग्रेट सैंडी डिजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट, फिर सिम्पसन, गिब्सन, तनामी, ये सारे के सारे डेजर्ट कहाँ पाए जाते हैं? यहीं पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ओके, अभी हम आते हैं एशिया वाले रीजन में। तो कराकूम, लोपोनर, टकला मकान और गोबी। टकला मकान और गोबी जो है ये चीन और मंगोलिया वाले रीजन में पाया जाता है। तो ये चारों डेजर्ट कहाँ पाए जाते हैं? कराकूम, लोपोनोर और टकला मकान और गोबी, ये सब हमको देखने को मिलेंगे एशिया वाले रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे के सारे जो है मरुस्थल देख लिए। ठीक है, मरुस्थल देखा, पर्वत देखा और नदी देख ली। अब इसके बाद से हम क्या देखेंगे? घास स्थल। घास स्थल बहुत पूछता है, 4-5 ही है पर बहुत ज़्यादा पूछता है, हर बार के बारे में पूछता है, हर बार के पेपर में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में आपको 4 तरह के घास देखने को मिलते हैं, ग्रासलैंड बोल सकते हैं, लानोस, कैंपोस, पम्पास, सेल्वास। ठीक है, लानोस, कैंपोस, पैम्पास और सेल्वास यहाँ मिलते हैं। और अगर हम उत्तरी अमेरिका में देखें तो प्रेरी देखने को मिलता है। प्रेरी नामक घास स्थल जो है कहाँ मिलता है? उत्तरी अमेरिका में मिलता है। और यूरोप की बात करें तो यूरोप में इस वाले रीजन में जो है पुस्ताज मिलता है, स्पेन वाले रीजन में, और पूरे यूरोप में स्टेपी वाले घास देखने को मिलते हैं, इजिप्ट। और एशिया वाले रीजन में भी हमको स्टेपी वाले ही देखने को मिलते हैं। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में सवाना मिलता है और बेल्ट मिलता है। ठीक है, अफ्रीका में कौन से मिलते हैं? सवाना और बेल्ट मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलता है? ये पम्पास मैंने गलती से लिख दिया है, पम्पास नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलता है? डाउन्स। कुछ पार्ट ही पम्पास के मिलते हैं, ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं है। तो पम्पास अगर पूछता है तो आप क्या ऑप्शन लगाओगे? साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका में पम्पास ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या ज़्यादा पाया जाता है? डाउन्स। ठीक है, डाउन्स नामक घास जो है ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे ये वर्ल्ड मैप में जो है सारे के सारे घास स्थल देख लिए। ठीक है, अभी हम लेक देख लेते हैं, झील देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम झील की बात करें तो वो उत्तरी अमेरिका में हमारा एक सबसे बड़ा जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा झील है, वो है ग्रेट झील। इसमें 5, जैसे वर्ल्ड का मैंने बोल दिया, सॉरी, ये 5 झील बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 5 झीलों से मिलके ये ग्रेट झील बनता है। वो 5 झील कौन कौन से हैं? सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो और इरी। ठीक है, कौन कौन से? सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो और इरी। इन 5 झीलों से मिला के हमारा ग्रेट लेक बनता है, जो कि कहाँ स्थित है? ये हमारा स्थित है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। और अगर इन 5 झीलों में बोले कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सुपीरियर सबसे बड़ी है। एज नेम भी इसका सुपीरियर है और सबसे बड़ी भी झील ये सुपीरियर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया इसको। और अगर हम साउथ अमेरिका में देखें कौन सी झील है, तो यहाँ पे 2 झील मिलती है आपको। कौन सी? एक तो मैरेकेबो है और टिटिकाका है। टिटिकाका झील बहुत फेमस भी है, इस पर शायद एक कुछ है, कोई योजना है, इस पर बताऊँगी आगे मैं। तो मैरेकेबो और टिटिकाका ये झील कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। ठीक है, अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में हमको कौन कौन सी झील देखने को मिलती है? चाड, अल्बर्ट, न्यासा, थोड़ा जूम आउट करती हूँ मैं। ठीक है, चाड, अल्बर्ट, न्यासा, तंजानिका और विक्टोरिया। ठीक है,
विक्टोरिया देखिए एक पर्वत है, कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। पर विक्टोरिया झील कहाँ पे है? ये हमारी अफ्रीका में है, तो डोंट बी कन्फ्यूज। तो चार्ल्स एल्बर्ट, न्यासा तंजानिका और विक्टोरिया कहाँ पे है? यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी अफ्रीका में। ठीक है, अभी हम देखते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए झील आपको यूरोप में देखने को मिलेंगे सबसे ज़्यादा झील। ठीक है, तो बैरेंट सी, नॉर्वेजियन, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, बे ऑफ बिस्के, फिर ब्लैक सी, ठीक है, फिर मेडिटेरेनियन, फिर इंग्लिश चैनल। ये ब्लैक, भले सी लिखा हुआ पर ये सब झील में ही काउंट होते हैं। तो ये सब कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे? ये यूरोप में देखने, ब्लैक सी, इंग्लिश चैनल, मेडिटेरेनियन, ब्लैक सी, यहीं पे दोबारा लिख दिया मैंने, बे ऑफ बिस्केक, फिर नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, नॉर्वेजियन और बैरेंट सी। कहाँ पे मिल रहे हैं आपको? ये सब मिलेंगे यूरोप में। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखें एशिया में कौन कौन सी सी हैं, एशिया में, तो एशिया में आपको बैकाल मिलेगा। ठीक है, और इसको आप प्रोनाउंस कर ले अपने हिसाब से, बैंखेस कह सकते हैं, बैंखेस। फिर इसे कुल, हाँ इसके कुल बोल सकते हैं इसको। देखिए प्रोनाउंस में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, उस पेपर में पता नहीं क्या लिखेगा। फिर कोको, एक मिनट, कोकोनूर, फिर अरल, फिर कैस्पियन और उर्मिया। कैस्पियन तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये तो पता ही है। उर्मिया, कैस्पियन, अरल, इसके कुल, फिर कोकोनूर और बैखेस और बैकाल। ये सारे के सारे झील कहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो ये हमको मिलेंगे एशिया में। ठीक है, यहाँ हमने क्या क्या देख लिया? यहाँ हमने नदियाँ देख ली, लेक देख लिए, ग्रासलैंड देख ली, डेजर्ट देख लिया और पर्वत देख ली। ठीक है, यहाँ पे हमने सारा कंप्लीट कर लिया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये कान की तरह थोड़ा सा, ये सिंग की तरह, ठीक है, ऐसे करके, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कितने देश, मतलब अफ्रीका के किन किन कंट्री को मिला के बनता है? तो वो है जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया। इन चार जो है कंट्रीज़ को मिला के हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनता है। ठीक है, अफ्रीका पेनिनसुला जो है जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया बना के बनता है। ठीक है, उसी तरह स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कैसे बनता है? जैसे कि जो यूरोप का ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्री वाला, ये वाला जो पार्ट है, 1 मिनट, ये वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन सी कंट्री आती हैं या पेनिनसुला में? तो इसमें देखिए नार्वे है, स्वीडन है, नॉर्थ फिनलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4-5 टॉपिक कर लिए हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेके। अभी हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसके यहाँ पे कौन कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कैसा मौसम होता है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए वैसे एक ऊपर से चीज़ बताती हूँ कि अगर हम इस तरह से देखते हैं तो ये बीचों बीच से यहाँ पे भूमध्य रेखा जाती है। भूमध्य रेखा के ऊपर हमारा ये वाला उत्तरी गोलार्ध होता है, फिर नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो देखिए भूमध्य रेखा अगर 0 डिग्री है, इसके 10 डिग्री ऊपर अक्षांश तक और इसके 10 डिग्री नीचे अक्षांश तक जो है उष्णकटिबंधीय मौसम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर देखिए अच्छा खासा 22 डिग्री टेम्परेचर होता है, 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है। तो यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। और हाँ, अभी हम देखते हैं ऊपर उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका वाला रीजन ये ऊपर से आ गया पूरा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, क्योंकि ये पूरा शीत ध्रुव, यानी कि जो आपका कोल्ड जो आपका ये होता है सबसे अर्थ का सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो होता है, पोलर जो पॉइंट होता है, वहाँ पे पाए जाने वाले रीजन में यहाँ पे ग्रीनलैंड आपको मिलेगा, यहाँ शंकुधारी वन मिलेंगे, चीड़, देवदार, उसके थोड़ा सा नीचे आने पे ये सब मिलेगा। ठीक है, और ये जो ग्रीनलैंड है यहाँ पे जो पहले कभी अमेरिका का पार्ट हुआ करता था, वो अभी अमेरिका का पार्ट नहीं है, अभी वो उस पर डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, तो नॉट अमेरिका का पार्ट नहीं है, ये डेनमार्क का पार्ट है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में कैसा वन पाया जाता है, आपको कैसा मतलब रीजन होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश होता है ये, और यहाँ पे शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं, चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस वाले। ठीक है, और उसके नीचे जो है हमारा ये वाला रीजन जो होता है, ये उष्णकटिबंधीय रीजन होता है। और सेम नीचे भी इसी तरह की चीज़ें होती हैं कि यहाँ तक तो उष्णकटिबंधीय, उसके नीचे शीतोष्ण है, फिर उसके नीचे और भी ज़्यादा क्या हो गया, ये शीत ध्रुव वाला रीजन हो जाता है, मतलब कि आइस कोल्ड वाला रीजन हो जाता है।
अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय वाला जो वन है, वहाँ पे किस तरह का जो है वेजिटेशन देखने को मिलता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूमध्य सागर में आपको खट्टे फल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे चैपरेल, खुशबूदार औषधि, फिर सहतूत, अंगूर, नींबू, मतलब विटामिन सी वाले जितने भी खट्टे फल होते हैं वो सब यहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? ये जो उष्णकटिबंधीय के ऊपर वाला रीजन है। कौन से? जैसे ओक, वॉलनट, ठीक है, सागवन, शीशम, साल, बांस, ये सब देखिए ये इंडिया में भी हमारे यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि हम इसी रीजन में आते हैं। ये वाला रीजन देखिए इंडिया यहीं पे कहीं लाई करता है इंडिया यहाँ पे है ना। जो हमारा उष्णकटिबंध वाला रीजन है, ठीक है, उसमें अगर कहीं डेजर्ट पाया जाता है तो उस डेजर्ट में कैसी वेजिटेशन होगी, तो वहाँ पे जो है आपको मरुस्थलीय वन देखने को मिलेंगे। मरुस्थलीय वन के एग्जाम्पल जैसे कि नागफनी, ताड़, खजूर, बबूल, इस टाइप की चीज़ें। अब अगर हम पोलर पॉइंट पे जाएं, यानी कि जो ध्रुव वाले पॉइंट है, तो उसमें जो नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल में केवल टुंड्रा वन पाए जाते हैं। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि टुंड्रा वन क्या साउथ में भी पाए जाते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों? तो नहीं, टुंड्रा वन केवल नॉर्थ पोल में पाया जाता है। ठीक है, अब टुंड्रा वन में कैसी वेजिटेशन होगी, तो देखिए वहाँ पे कोई पौधे नहीं होते, वहाँ पे वेजिटेशन जस्ट स्टार्ट हो रही होती है, तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग के एल्गी मिलेंगे, लाइकेन मिलेंगे। ठीक है, तो टुंड्रा वन में क्या देखने को मिलते हैं? बस यही काई टाइप की स्ट्रक्चर होती है, लाइकेन, एल्गी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें क्षेत्रफल के हिसाब से हमने देख लिया था किस तरह से है कि सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप होता है हमारा? अफ्रीका, एशिया होता है, फिर अफ्रीका होता है, फिर उत्तरी अमेरिका होता है, फिर अंटार्कटिका होता है, यूरोप होता है, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होता है? वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया, जिसमें हमारा इंडिया भी आता है। ठीक है, और अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज कंट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंट्री कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में है? तो देखिए अगर हम पहले कॉन्टिनेंट देखते हैं तो दक्षिणी अमेरिका में हमारे 12 देश हैं। ठीक है, और अफ्रीका में 54 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया में 14 देश हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं, और यूरोप में 51 देश हैं, एशिया में 50 देश है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? हमारे अफ्रीका में है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश है, उसके बाद यूरोप में, देन एशिया में। ठीक है, तो अफ्रीका, यूरोप और एशिया, फिर आ जाता है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ के बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया, देन दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका। इस तरह से है। कुछ इम्पॉर्टेंट झील देख लेते हैं, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट झील जो है, लार्जेस्ट लेक देख लेते हैं। सबसे जो बड़ा लेक है उत्तरी अमेरिका का, वो होता है सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर लेक जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा लेक है, झील है। यूरोप का सबसे बड़ा लेक या झील बोल सकते हैं लडोगा है। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा झील जो है बैकाल है। ओके, बैकाल झील सबसे बड़ा झील है। उसके बाद से हमारा अफ्रीका का जो है वो टंगानिका है। ये बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए, इसलिए मैंने इसको दिखा दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे भी यहाँ पे मैंने डिनोट किए हैं, जैसे बुचनान दर्रा। बुचनान दर्रा हमारा अमेरिका में देखने को मिलता है, यूएसए में। ठीक है, बुचनान दर्रा। और उसके बाद से अगर हम यहाँ एशिया में देखें तो बोलन दर्रा। ठीक है, बोलन अफ़गानिस्तान के पास है। फिर हल्फाया दर्रा और सेलांग दर्रा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अफ़गानिस्तान के पास है। ठीक है, हल्फाया दर्रा, बोलन दर्रा, सलांग दर्रा और वाखजीर दर्रा। ठीक है, ये दर्रे थोड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको दिखा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सब कवर कर ली है। अब हम देखते हैं वाटर रिसोर्स देखते हैं। ठीक है, अगर हम वाटर रिसोर्स की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का जो 96% यानी 96%, 96.5% जो वाटर है वो सारा का सारा सी वाटर है। और सी वाटर कैसा होता है? खारा होता है, सॉल्टी होता है। तो यूजफुल वाटर क्या बचा? 2.5% वाटर तो नॉन सॉल्टी बचा, यूजफुल वाटर। ठीक है, और भी लेफ्ट होते हैं जो इधर उधर में यूज हो जाते हैं। मोटा मोटा 2.5% वाटर में ही पूरी दुनिया चलती है। ठीक है, और ये 2.5% में से जो 2/3% है, 2/3 पार्ट है, वो हमारे ग्लेशियर से और पोलर आइस से आता है। ठीक है, पोलर आइस से आता है। और भी और सारी जो चीज़ें हैं, और सारे वाटर के जो पार्ट बचे वो हमारे भूजल से यानी कि ग्राउंड वाटर से आते हैं, और जो लेक और मतलब फ्रेश वाटर लेक वगैरह हैं उनसे आते हैं। ठीक है,
और इंडिया में जो है, इंडिया पूरे वर्ल्ड के वाटर का 4% कंज्यूम करता है। इंडिया के पास पूरे वाटर का, पूरे अगर वर्ल्ड में 100% है तो इंडिया उनमें से 4% वाटर रखता है। इंडिया में अभी वाटर की तंगी नहीं है, पर फिर भी चेन्नई में जो है वाटर ख़त्म हो चुका है, ग्राउंड वाटर वहाँ पे एकदम ख़त्म हो चुका है चेन्नई में। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जैसे विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? मेरियाना ट्रेंच, ठीक है, जो कि कहाँ है? प्रशांत महासागर है। इसको हम चैलेंजर भी बोलते हैं, मेरियाना ट्रेंच, जो कि विश्व की सबसे गहरी गर्त है। ठीक है, और ऐसे ही गर्त देख लेते हैं। हिंद महासागर में कौन सा है? तो सुंडा गर्त है। फिर उत्तरी प्रशांत में कौन सा है? तो एल्यूशियन है। और फिर दक्षिणी प्रशांत में कौन सा है? करमेडिक है। और अटलांटिक महासागर में हमारा सैंडविच गर्त है। ठीक है, सैंडविच गर्त है। ठीक, इस तरह से अगर हमारा ये उत्तरी अमेरिका है, फिर ये दक्षिणी अमेरिका है, फिर यहाँ पे ये यूरोप है, ये एशिया है, और ये अगर हमारा अफ्रीका है, तो यहाँ पे हमारा अटलांटिक महासागर होता है। तो अटलांटिक में सबसे गहरा गर्त सैंडविच हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा क्या हो गया? नॉर्थ प्रशांत, और ये साउथ प्रशांत हो गया। ठीक है, तो पूरे प्रशांत में कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच है। और नॉर्थ प्रशांत में एल्यूशियन है। और साउथ प्रशांत में जो हमारा करमेडिक है। और हिंद महासागर, जो हमारे इंडिया के नीचे वाला पार्ट आता है, यहाँ पे हिंद महासागर होता है, उसका सबसे गहरा पार्ट कौन सा है? सुंडा गर्त, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सेंसस वाली चीज़ें देख लेते हैं, क्या क्या है सेंसस में। एक रिपोर्ट के अनुसार जो है ये बताया गया है कि 2022 में जो टोटल जनसंख्या है वो लगभग 8 बिलियन है इस वक्त। ठीक है, वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार ये 2050 तक जो है 9.8 बिलियन पहुंच जाएगी। और 2100 ईस्वी में जो क्या हो जाएगा? 11 बिलियन पहुंच जाएगा। सोचिए, इंडिया के ऊपर इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। और अगर हम कंट्री वाइज देखें तो कई बार देख चुके हैं हम कि कॉन्टिनेंट वाइज और कंट्री वाइज कि चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, फिर भारत, फिर यूएसए, और फिर इंडोनेशिया। देखिए इंडोनेशिया इतना छोटू सा है, पर उसमें कितनी पॉपुलेशन है। तो इंडोनेशिया चौथे नंबर पे आता है। अगर हम देखें सबसे कम पॉपुलेशन किस देश में पाई जाती है, तो वो है वेटिकन सिटी। ठीक है, यूरोप की वेटिकन सिटी में सबसे कम पॉपुलेशन पाई जाती है। और अगर हम देखें कि सबसे तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, सबसे तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि किस देश में हो रही है, तो हो रही है किस कॉन्टिनेंट में हो रही है? महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका में सबसे तेज़ी से हो रही है। और सबसे कम वृद्धि कहाँ पे हो रही है? सबसे कम इंक्रीमेंट जो है यूरोप में हो रही है। ठीक है, माइग्रेंट पॉपुलेशन की बात करें कि सबसे ज़्यादा प्रवासी कहाँ जाते हैं, कहाँ पे प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है, तो वो है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में। मतलब लगातार यहाँ पे माइग्रेंट बढ़ते ही जा रहे हैं, पर यहाँ तो बढ़ रहे हैं, पर ऑलरेडी कहाँ पे सबसे ज़्यादा माइग्रेंट पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा प्रवासी मतलब दूसरे देश से आकर बसे हुए लोग। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? यूरोप में है। ठीक है, अगर हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं, नगरीकरण की बात करें, तो सबसे ज़्यादा सिविलाइज कंट्री कौन है? वो है सिंगापुर। ठीक, और सबसे अनसिविलाइज कंट्री, मतलब वहाँ सिविलाइजेशन 0 के बराबर, वो है टोबेगो। ठीक है, टोबेगो है, अफ्रीका का वो कंट्री है टोबेगो। अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन सा कॉन्टिनेंट जो है सबसे ज़्यादा सिविलाइज है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द सिविलाइज कंट्री। एंड कौन सा सबसे बॉटम पे है? ऑब्वियस सी बात है, अफ्रीका। ठीक, अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें कि कहाँ कौन सा जो है कॉन्टिनेंट परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा सिविलाइज है, वो है उत्तरी अमेरिका। और सबसे कम कौन सा है? अफ्रीका। तो कम में आपको दिक्कत नहीं है, दोनों में अफ्रीका ही है सबसे कम। अगर हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिटी की बात करते हैं कि सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, तो चीन की जो संघाई सिटी है वो सबसे बड़ी सिटी है। और सबसे छोटी सिटी कौन सी है? तो वेटिकन। देखिए वेटिकन वही है जहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत धीरे बढ़ रही है। ठीक है, अगर हम देखें एशिया की बात, अभी तो हमने वर्ल्ड की बात कर ली, अब हम एशिया की बात करते हैं। तो एशिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी कंट्री कौन सी है? तो श्रीलंका। थोड़ा शॉकिंग है, श्रीलंका इज़ सबसे ज़्यादा लिटरेट कंट्री है। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षर देश है श्रीलंका। और हाईएस्ट बर्थ रेट कहाँ पाया जाता है? वो है अफ़गानिस्तान में। और सबसे कम बर्थ रेट कहाँ पे है? ताइवान में, चाइना के ताइवान में। मतलब कि यहाँ पे हर रोज़ बर्थ रेट, यहाँ पे बच्चों की जो जन्म दर है वो सबसे ज़्यादा है अफ़गानिस्तान में। ठीक है, और सबसे कम कहाँ है? ताइवान में। अगर हम डेथ रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? नेपाल में। और सबसे कम कहाँ पे है? वो ब्रुनेई में है। ठीक है, ब्रुनेई में सबसे कम है। और एशिया में जो है जापान में सबसे कम है डेथ रेट। अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा, मतलब कहाँ के लोग ज़्यादा समय तक, ज़्यादा आयु तक, ज़्यादा एज तक रहते हैं जिंदा,
तो हाईएस्ट है जापान में। जापान के लोगों को आप देखो कितने फिट रहते हैं और कितने दिनों तक जीते हैं वो लोग। तो जापान में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और सबसे कम कहाँ पे है, तो हमारा मिड अफ्रीका जो है, डेमोक्रेटिक वाला जो है, गणतंत्र वाला जो है, यहाँ पे बहुत कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। मतलब यहाँ के लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं। ठीक है। और